देखिए, नई शिक्षा नीति को आसान भाषा में एक लाइन में बोला जाए तो पहले स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलना, लोगों को शिक्षा देना, गरीब, कमज़ोर, मजलूम सब पढ़ सकें, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिससे जीवन बदल सके, लोगों की पीढ़ियां बदलें, आगे बढ़ें, वो सब अब ख़त्म हो गया है। नई शिक्षा नीति में सरकार अपना हाथ पीछे खींच चुकी है। नई स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय अब नहीं खोले जाएंगे। जो खुले हैं उनमें 3000 से कम बच्चे होंगे तो बंद किया जाएगा। अगले 20 साल में जो 45,000 डिग्री कॉलेज तक कम करके 15,000 किए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल खोलेंगे। तो सरकारी शिक्षा खत्म हो गई है, जो अभी नहीं तुरंत दिखेगी, धीरे धीरे दिखेगी। मल्टीपल चॉइस है, यानी उसको आसान भाषा में कहें तो 1 साल की डिग्री लेके आइए, 2 साल की डिग्री लेके बाहर निकल आइए, 4 साल की डिग्री लेके बाहर निकल जाइए। डिग्री पर जोर दिया गया है, शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया है। स्किल यानी हुनर पर, तो कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, इनके लोग तो हुनर पीढ़ियों से थे। अब ये नई शिक्षा नीति में आप अगर उस तबके से आते हैं तो आपको कहा जाएगा आप अंग्रेजी मत पढ़ो, आप प्रोफेसर क्यों बनोगे। एंट्रेंस, सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक टेस्ट दिया जाएगा जिसकी कोचिंग में फीस होगी लाखों रुपया। आप लाखों रुपया फीस दीजिए तब आपको एडमिशन मिलेगा बीए करने के लिए। वो सब होगा तो आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा एडमिशन नहीं मिलेगा। तो छोटे जो ऐसे कोर्स हैं जिनमें नौकरी नहीं है, तो वही वापस आप वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी जो इस देश में पहले से थी। सरकार ऐसा कर रही है, कुछ बुद्धिजीवी लोग, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप जैसे लोग इसको समझ रहे हैं, आम जनमानस नहीं जुड़ रहा है इस आंदोलन के साथ में। कैसे आम जनमानस तक ये बात जाएगी, कैसे वो समझ पाएगा, कैसे इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन बनाया जाएगा, देशव्यापी आंदोलन बनाया? मैं तो आम जनमानस से चिंतित इस बात के लिए हूँ कि भाई एक बात बताइए कि आप महंगाई से तो परेशान हो नहीं रहे, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल का दाम, सरसों का दाम, सरसों का तेल, इन सब से तो वो लोग जाग ही नहीं रहे। उनको मंदिर की चिंता है, उनको मस्जिद की चिंता है। शिक्षा का सवाल तो ऐसा होता है जो तुरंत दिखता नहीं है ना, वो तो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आपको पता चलेगा कि अरे स्कूल बर्बाद, डिग्री कॉलेज खत्म, कुछ भी नहीं है, फिर वो बचाने की स्कीम नहीं रहोगी। सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा यही है कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत सवाल करते हैं। पढ़ लिख लेते हैं तो पूछते हैं महंगाई क्यों आ गई, पढ़ लिख लेते हैं तो कहते हैं घोषणा पत्र में तुमने ये लिखा था, किया क्यों नहीं, पढ़ लिख लेते हैं तो कहते हैं देश में नफरत का माहौल मत फैलाओ। ये सब खत्म हो, सवाल कोई ना पूछे, और जो भीड़ की तरफ ले जाया जा रहा है उसी भीड़ में सब तो भागें, यही सरकार चाहती है। इसलिए शिक्षा बर्बाद करो। शिक्षा बर्बाद करोगे तो एक अपड़ कुपड़ भीड़ तैयार होगी, जिसको पता ही नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में कितने लोग यूपीएससी सेलेक्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं और बैकडोर से लेटरल एंट्री आ गई है, कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है। जिनको पता ही ना हो कि लेटरल एंट्री से प्रोफेसर बन जाएंगे, नेट पीएचडी की डिग्री की जरूरत नहीं है। शिक्षा की डिग्री का लेके आप घूमिए, आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, आप सवाल न पूछें, इसलिए आपको डिग्री ऐसे दे दी जाएगी घर बैठे, आपको कोई पढ़ने के मतलब नहीं। चेतना विकसित करना, बाबा साहब से लेकर के पूरा सामाजिक न्याय का आंदोलन, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया का मतलब ये था कि जागरूक नागरिक पैदा हो, वो अपने हकों के लिए जागरूक हो, देश किस दिशा में जा रहा है, समाज की कमी क्या है उसको ठीक करें। तो ये सारे लोग जब पढ़ लिख लेते हैं तो सवाल करते हैं और वो जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए शिक्षा बर्बाद। सरकार को सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं, उनको जवाब नहीं देना है, इसलिए वो सवाल पूछने वाले हर किसी से नफरत करते हैं, उनको चुप कराते हैं, कुछ को जेल में डालते हैं, कुछ को मुकदमे करते हैं, और बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी खामोश हो जाए, इसके लिए वो ये सारे काम करते हैं। प्रोफेसर रतन लाल हो, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े हो, महाराष्ट्र से तमाम लोगों पर हमला हो रहा है, तमाम लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है, सवाल पूछने वाले लोगों पर। आपको डर नहीं लगता? देश भर में जा रहे हो, बोल रहे हो, मतलब पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, प्रोफेसर पर हमले हो रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है, सरकार मतलब बोलने वालों की जवान को कहीं ना कहीं काटना चाह रही है। बिल्कुल, वो जानते हैं हर दौर में ऐसा जुल्म और ज्यादती रही है, हर दौर में फिर कुछ लोग उठ के खड़े हो जाते हैं जो किसी जुल्म और ज्यादती से, किसी तानाशाह से डरते नहीं है। दुनिया भर का इतिहास रहा है, भारत का भी इतिहास रहा है, बहुत लंबा इतिहास रहा है। कबीर भी अपने दौर में बोले तो अकेले थे, डरते थे, डरना चाहिए था, चुप हो जाते। रैदास को चुप हो जाना चाहिए था, भगत सिंह को चुप हो जाना चाहिए था, बाबा साहब को, फूले को चुप हो जाना चाहिए था। हम लोग की विरासत वो नहीं है कि डर जाएं, खामोश हो जाएं। हम लोग को ये लगता है कि अगर आप वाकई ईमानदार हैं, जागरूक हैं, अपने सवाल, अपने वजूद, अपने वर्तमान को समझते जानते हैं तो आप बोलिए, इसलिए क्योंकि आप बोलने के मौके पर हैं। आप अगर खामोश हो जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन सर कैसे बदलाव आएगा? ओबीसी समाज ने तो हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका लिया है। नहीं, ये सवाल बिल्कुल बेकार सवाल है कि ओबीसी ठेका लिया है, क्योंकि दलितों में भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो संघ में जा रहा है और बीजेपी के सरकार के साथ। आप कह रहे हैं कि चेतना जगी। बात सुनिए ना, अभी पहले बहुत कठिन सवाल आपने किया। इस सवाल से होता क्या है ना कि फिर हमने पूरे ओबीसी को ढकेल दिया संघ के खेमे में। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि जो संघी है, जो आरएसएस की दिशा में जा रहा है, उनको चिन्हित किए। जैसे रामदास अठावले कौन है, रामविलास पासवान कौन थे, तमाम जो 12 सांसद विधायक बनाए गए, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, आदिवासी दलित थे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन है? इसलिए केवल ओबीसी को टारगेट मत करिए। हाँ, होना क्या चाहिए कि ओबीसी की आबादी ज़्यादा है, ओबीसी 50% लगभग है मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, ओबीसी की जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी को धर्म के नाम पर उतना अछूत कभी नहीं बनाया रखा गया। इसलिए ओबीसी दलित की तरह उस तरह से धर्म को लेकर नहीं सोचता है। ओबीसी क्या सोचता है? उसके पास अपना एक धार्मिक प्रणाली है, उसके पास कृषक चेतना है। ओबीसी को हमें ये समझाना है कि भाई तुम भी अगर हिंदू थे तो तुम्हारे प्रोफेसर, तुम्हारे वकील, तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारे इंजीनियर क्यों नहीं बने? मैं जो कहता हूँ सवाल, मेरा समझाने का तरीका ये होता है कि 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर ओबीसी के क्यों थे? अगर ओबीसी हिंदू है तो तुम्हारे जज क्यों नहीं है? तुम्हारा जमीन पे मालिकाना हक क्यों नहीं है? इस तरह से हम उनको जागरूक करेंगे। हमें इस समय एक बड़ी एका बनाने की जरूरत है। जो दलित भी भटक करके संघ की शाखा में जा रहा है, उससे भी कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़ो, आप उनको अपमानित मत करो। वहां भी जाके जय भीम बोल रहे हैं, और वही लोग तो लिवा के जा रहे हैं मोदी को, जो बाबा साहब की मूर्ति पर माला भी पहना रहे हैं। मोदी बोल रहे हैं कि बुद्ध न होते, बाबा साहब न होते तो मैं प्रधानमंत्री न बनता। तो इतना बड़ा धोखा तो सामाजिक न्याय को ये सारे लोग दे रहे हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि जो हमारी भूमिका है, लोगों को ये समझाएं कि भाई आप अगर हिंदू बनोगे तो आपको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सब के नाम पर केवल बरगला करके आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा। इसलिए ओबीसी को ये समझाना है कि तुम खुद सोच के देखो ना कि अगर ओबीसी हिंदू है तो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जमीनों का मालिकाना हक क्यों नहीं है? ओबीसी धर्म से उस तरह प्रताड़ित ही नहीं रहा, इसलिए उसको समझाना कठिन होता है। इसलिए वहाँ पर जो है बात, अच्छा धार्मिक की बात है, ओबीसी को कहा जाता है कि तुम छत्री बन गए हैं, तो भाई मगध वंश किसका था? मौर्य वंश किसका था? पाल वंश किसका था? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ये सब शासक लोग थे, तो इसलिए वो अपने को छत्री कहते हैं। जो गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले भी कहते हैं, हुअर शुद्रा में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये जो लोग ब्राह्मणों के सामने झुके नहीं, आर्यों के सामने झुके नहीं, उनको उन्होंने शूद्र बनाया। इसलिए हमारी भाषा, हमारी शब्दावली ऐसी हो कि जो नहीं समझ रहा उसको जोड़ने के लिए, उसको अपनी तरफ ले आने के लिए कि भारत का संविधान बचेगा तभी ओबीसी बचेगा, भारत का संविधान बचेगा तभी दलित बचेगा, मंडल कमीशन बचेगा तभी भारत के संविधान का पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। इसलिए शिक्षा की लड़ाई लड़ना जरूरी। इसलिए आज हम यहाँ पे छात्र संसद कर रहे थे कि शिक्षा बचाओ तभी देश बचेगा, तभी दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, महिलाएं, ये सब जो 90% लोग हैं ना, इन सबको समझाने की जरूरत है, प्रेम से, तर्क से, सूचना दे करके, तथ्य दे करके कि आप अपने हित को पहचानो, अपने बच्चों के भविष्य को पहचानो। ये सरकार आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करके मंदिर मस्जिद के नाम पर आपके बच्चों को दंगाई बना रही है, उसमें सब शामिल हैं। जो नहीं समझेगा उसके बच्चे कल को से माफ नहीं करेंगे। बीजेपी समझा रही है कि स्वर्ग का रास्ता इसी नीति से जाएगा। बीजेपी तो अच्छे दिन भी ला रही थी। बीजेपी कह रही है राम मंदिर बन जाएगा तो सब देश का कल्याण हो जाएगा। बीजेपी कह रही थी कि हम आएंगे, और बीजेपी के लोग जो बीजेपी के समर्थन करते थे कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा, हम आ जाएंगे तो चांद पर भी हम बस्ती बनवाएंगे, बहुत कुछ कहा था। पहले उसने सपने बेचा और उसके बाद सपने क्या बेचा? अच्छे दिन लाएंगे। सपने बेचा कि पेट्रोल डीजल कम करेंगे, महिलाओं बहुत हुआ, महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ अन्याय, ये सारी कुछ चीज़ें उन्होंने बोली। सपने बेचा। जब सपने बेचने में वो एक बार ही नहीं 2 बार कामयाब हो गया तो देश बेचने लगा, और उसने बैंक बेच दिया, रेलवे बेच दिया, उसके बाद जितने भारत की नवरत्न कंपनियां थी, जो इस देश की पूंजी थी, जो इस देश के नागरिकों की पूंजी थी, वो बेच दिया। अब उसने शिक्षा भी बेच दी। तो वो जो बेचने वाले लोग हैं वो ये बेच रहे हैं। अब वो बेचता हुआ कोई सवाल न पूछे, कोई ये न पूछ दे कि तुमने घोषणा पत्र में तो कुछ और लिखा था, तुम काम कुछ और कर रहे हो। तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए राम मंदिर जब बन गया है तो काशी और मथुरा भी जाग रहा है। ये वही प्रणाली है जिसमें इस देश के सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव लोग कल को कहते थे कि अटल बिहारी बड़े अच्छे नेता हैं, तो कहते थे ना अटल बिहारी ने कि नुकीली जमीन है, जमीन समतल करनी पड़ेगी। अचानक 19 दिसंबर 1949 में मस्जिद के नीचे मूर्ति प्रकट हो गई, देश मान लिया। गणेश जी दूध पी रहे थे, देश मान लिया। क्या क्या इस देश में हुआ है। आज इस देश में अब फिर से वही राम मंदिर बन गया तो काशी मथुरा क्यों? क्योंकि शिक्षा पर कोई सवाल न पूछे। स्कूल, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे उसका सवाल न पूछे। शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है। लोगों को 50 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो गई। इस देश के नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं, डिग्रियों की कोई कीमत नहीं रही। जिनकी डिग्रियां फेक थी उन्होंने आपकी डिग्रियों को कूड़ा बना दिया। जो खुद तड़ीपार थे उनका बेटा
वो जो है जा करके बीसीसीआई के चेयरमैन बन रहा है, और कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद इनके बच्चों को कह रहे हैं कि पीढ़ियों से जो काम कर रहे थे जिसमें आप हुनर है उसी को हम डेवलप करेंगे, यही नई शिक्षा नीति है। बजट घटाओ। एक चुटकुला सुनिए, कभी हंस भी लिया करिए। एक ट्रेन में बच्चा जा रहा था तो सामने वालों को देखकर कहा कि पापा हम मिठाई खाएंगे। तो पिताजी नाराज हो गए, अब ट्रेन में मिठाई कहाँ से आएगी? तो कहा नहीं हम खाएंगे। तो पिता ने कहा कि अच्छा आंख बंद करके सोच लो और मन में खा लो। वो बेटा भी उसी का था, उसने आंख बंद करके खोला, उसके बाद कहा खा लिया। तो पूछा क्या खाए? तो कहा लड्डू खाया। पिता जोर से मारा, कहा मन ही से खाना था तो रसमलाई खाता। ये वही पिता जैसे लोग जो सरकार में बैठे हैं वो आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। अरे तुम्हारे पास एक सेट कपड़ा नहीं है, हम 2 सेट बनवा देंगे। तुम्हारे पास स्कूल डिग्री कॉलेज नहीं, हम नए नए डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। तुम्हारे पास देश जो है गर्त में जा रहा है, हम विश्व गुरु बनेंगे। ठेके पर गुरु रखने वाले लोग विश्व गुरु बनने का ख्वाब दिखा रहे हैं। आपको ख्वाब बेचा जा रहा है इसलिए ताकि आपके भविष्य को बेच दिया जाए, और बेच दिया गया है। मैं इस देश के आम आवाम से कह रहा हूँ, जब मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिल जाए, जब मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिले, इससे खुश हो लेना। जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब त्रिशूल तलवार लेकर के अपने बच्चों को भेज रहे हो, उसके बाद जब शाम को बच्चा घर लौटे, टीवी पर जहर देख करके मन भर जाए, तो बैठ करके एक बार सोचना कि 5 साल बाद तुम्हारा बेटा बेटी कहाँ खड़ा होगा, उसके हाथ में कौन सी डिग्री होगी, उसके हाथ में कौन सी नौकरी होगी, उसके हाथ में कहाँ वो जाएगा। ये मेरा सवाल है, इसलिए मैं इस देश के आम आवाम को समझा रहा हूँ। समझ जाइए इससे पहले कि समझने का मौका भी ना बचे और मजबूरी में आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर ही इस्तेमाल होना पड़े। आप ये सब बोल के भारत की आधे से ज्यादा आबादी की भावना आहत कर रहे हैं। हाँ, भावना देखिए, एक बात तो ये नहीं है कि आधे से ज्यादा आबादी, वो लोग बहुत थोड़े से लोग हैं जिनकी नाजुक भावनाएं हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा हूँ, मैं पेरियार की बात कर रहा हूँ, मैं ज्योतिबा फुले की बात कर रहा हूँ, मैं गांधी की भी बात कर रहा हूँ। इन सब को किसने छापा? भारत सरकार ने। इन सब की मूर्तियों पर उनके स्मृति दिन और जन्मदिन पर मालाएं कौन पहनाता है? बधाइयां कौन देता है? इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, विधायक देते हैं। इस देश में इन सारे लोगों के बारे में लोग जाने, इसकी कोशिश कौन करता है? सरकारें करते हैं। वरना सरकारें घोषित कर दें कि गांधी की बात करना राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। क्योंकि गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखे आखिरी पत्र में कहा था कि अंबेडकर ने जो किया, उनकी जगह मैं होता तो इससे कड़ी भाषा में करता। अंबेडकर का गुस्सा जायज है, लेकिन गांधी ने कहा अब इम्तिहान इस देश के सवर्णों का है कि वो हिंदू धर्म में सुधार लाते हैं नहीं। सवर्ण जरा जवाब दें, कितना सुधार लाए वो? इस देश में भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक हूँ और इस देश को सांप्रदायिक और साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों बेचा जा रहा है। विद्यार्थी और राजनीति लेख पड़ी है, छूत की समस्या लेख पड़ी है। भगत सिंह की बात करना क्या भावनाओं को आहत करना है? फूले पेरियार की बात करना, फूले ने कहा कि जो है ये गुलामों की गुलामगिरी है। इस देश में धर्म के नाम पर मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। फूले को महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार छापती है। पेरियार ने कहा कि जिसने ईश्वर को बनाया वो बहुत बड़ा धोखा देने वाला व्यक्ति था। पेरियार पर जाकर दक्षिण भारत में एक लाइन बोल के विरोध में दिखा दे और ये कह दे। भारत सरकार के लोगों से, नाजुक भावना समूह से मेरी एक अपील, गुजारिश है, इस देश के आम नागरिकों के लिए एक जो है चार्टर, एक व्हाइट पत्र निकाले, कहे कि इन बातों पर बात करोगे तो मेरी भावनाएं आहत हो जाएंगी, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, गोली मरवा दूंगा। इसलिए हम उनसे उस पर बात करना छोड़ देंगे। घोषित तो करो कि किस पर बात करने से भावनाएं आहत हो रही हैं। आखिरी बात, अगर मैं ओबीसी हूं और पेरियार ललई की बात करता हूं, फूले शाहू की बात करता हूं, मंडल कमीशन की बात करता हूं, हिस्सेदारी की बात करता हूं, तो मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं। मैं अगर दलित हूं, जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या होगी, मैं ये सवाल उठाऊं तो क्या दलितों की कोई भावना नहीं? उनके पास 1% से कम जमीन है, नौकरी 4% से भी कम है। दलितों की कोई भावना नहीं। बस्तर बकसवा के जंगलों में आदिवासी मारे जा रहे हैं, उनकी कोई भावना नहीं। इस देश में छात्रों, नौजवानों, गरीब किसानों की कोई भावना नहीं। इस देश में महिलाएं दिन रात प्रताड़ित हो रही हैं, उन महिलाओं की कोई भावना नहीं। ताकतवर की भावना होती है जो सरकार में बैठा है, जो कमजोर है उसकी कोई भावना की कीमत नहीं। जैसे आपकी जान की कीमत नहीं, आपके बच्चों के भविष्य की कीमत नहीं, वैसे आपकी भावना की कोई कीमत नहीं। आप आरएसएस की शाखाओं में जाइए, हाथ उठाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करिए, आप कहिए कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, आपकी भावनाओं की कद्र होगी। आप कहिए कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद करके देवालय बनाएंगे, आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, वाइस चांसलर बना दिया जाएगा। आप कहिए कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, इस देश में कोई दलित पिछड़ा, कोई जातिवाद नहीं, कोई आरक्षण नहीं होगा। भारत का संविधान गलत संविधान है, भगवा संविधान ले आएंगे, हम यहाँ संविधान की प्रतियां जलाएंगे, आपको जेल नहीं होगी, आपको कोई गोली नहीं मारेगा। आप संविधान को कुछ भी कर दीजिए, इस देश के नागरिकों का अपमान करिए, इस देश की संपत्ति को लूट लीजिए, कोई जेल में नहीं डालेगा।
आप संविधान की बात करेंगे, आप मंडल कमीशन की बात करेंगे, आप शिक्षा रोजगार की बात करेंगे, तो नाजुक भावना आहत समूह आहत होगा। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा तो सत्ताधीशों का इतिहास नहीं लिखा जाता। जो सड़क पर लड़ता है, भगत सिंह को हम आज इसलिए पढ़ते हैं, भगत सिंह कभी शासक नहीं बन पाए, डॉक्टर अंबेडकर कभी शासक नहीं बन पाए, वो लोग अपने दौर में हार गए थे। कबीर अपने दौर में हार गए, तथागत बुद्ध कमजोर पड़ गए थे, उनके धर्म को विनाश कर दिया। बुद्धिस्टों की कोई धार्मिक भावना नहीं। तो कबीर, रैदास, फूले, बिरसा, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, ये लोग जीते हुए लोग नहीं, हारे हुए लोग थे, लेकिन उनका विचार जीतता था। इसलिए हम आज उनकी जमीन पर खड़े हैं, न इनसे डरेंगे, न इनसे खामोश होंगे। भारत का संविधान बचाने के लिए, मंडल कमीशन और शिक्षा रोजगार बचाने के लिए इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे, और ताकि आने वाली पीढ़ियों से नजर मिला सके। सर, आप कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं, लेकिन आपके साथ तो प्रशासन नहीं है, न सरकार आपके साथ है, मीडिया आपके साथ नहीं, तो आप कैसे लड़ पाएंगे? मेरे साथ जनता का विचार है, मेरे साथ सच है। मोदी जी कहते थे ना कि मैं जो है सच बोलूंगा, सत्य में जयते। मोदी जी संसद के सामने जाके माथा झुका लेते हैं। मोदी जी कहते हैं अम्बेडकर ना होते तो मैं तो प्रधानमंत्री न बन पाता। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में जाके कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, युद्ध के देश से नहीं आए हैं। वही बात तो मैं बोलता हूँ। तो मोदी के पास पावर है, मेरे पास कुछ नहीं। मेरी नौकरी भी टेम्परेरी है, कल को मेरी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन देखिए, नौकरी तो इस देश में 50 साल में सबसे कम मिल रही है। बेरोजगार कितने घूम रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी कहाँ मिल रही है? बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में, युवा वाहिनी में। वो नौकरी अगर हमें करनी होगी तो हमें नौकरी मिल जाएगी। हम ऐसी नौकरियों और ऐसे विचार के खिलाफ हैं। डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम सारे लोग हैं ना, सोचने समझने वाले लोग इस देश में हैं। बहुसंख्यक जनता इस देश के हिंसक नहीं है। त्रिशूल तलवार लेकर के जैसे हर ओबीसी नहीं जा रहा, वैसे हर व्यक्ति भी नहीं जा रहा, हर दलित भी नहीं है। तो इस देश के 85-90% जो वंचित लोग हैं ना, उनमें से आधे भी अगर हमारे साथ हैं तो भी हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। और हम लोग डरने के लिए नहीं, लड़ने के संस्कार और लड़ने की जमीन पर खड़े, इसलिए बिना डरे उनसे लड़ते रहे। लेकिन बीजेपी तो आपको भटका रही है, मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला लगा रही है बहुजन समाज के। ऐसे कैसे लड़ चलेगा? नहीं, यही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उनके पास पैसा है, पावर है, उनके पास टेलीविजन है, मीडिया है, उनके पास घर घर बांटने के लिए पैसा है, झूठ फैलाने का तंत्र है। लेकिन झूठ अंततः कमजोर होता है, जैसे हिंसा का अंततः कोई भविष्य नहीं होता। दुनिया का इतिहास रहा है कि जिसने हिंसा की है वो सब बर्बाद हुए हैं। वो लोग कोई शाश्वत नहीं रहे। अहिंसा का विचार शाश्वत रहा है। इसलिए जो हमारे पास ताकत है वो सच की ताकत है, विचार की ताकत है। उसी ताकत के भरोसे हम लड़ेंगे।